हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 का आज उसका क्लास नंबर 4 है। इसके पहले की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के भी इसके 3 क्लासेस और भी यूनिट के सारे लेक्चर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के सारे यूनिट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस, रिवीजन, वन शॉट वीडियो, सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और 8 बजे आती है ना, तो अगर आप बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करे रहेंगे ना, तो उससे होगा कि आधे घंटे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ठीक, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताया था। एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं और इसके 4 टाइप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कोवैलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस पढ़ा दिया हुआ था। फिर मैं आप लोगों को जो 3rd टाइप है वो है आयनिक रेडियस, और 4th वाला क्या था आप लोग कमेंट करके बताइए। वंडरवॉल रेडियस था कि नहीं था? ये देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में, जो कि 3rd क्लासेस में बताया होता कि टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, 4 टाइप्स के एटॉमिक रेडियाई होते हैं। कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियस, जिसमें से कोवैलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। आज की वीडियो में हम आयनिक रेडियस को देखने वाले हैं। आयनिक से क्या समझ में आता है? मतलब आयन्स की बात हो रही होगी, कोई कैटायन होगा और एनायन होंगे। 2 तरह के तो आयन होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कैटायन है। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायन क्या होता है? एनायन नेगेटिव चार्ज होता है और इसका साइज बड़ा होता है, जो कि मैंने आप लोगों को जेट इफेक्टिव के एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, तो इसका भी कुछ न्यूक्लियाई होगा, इसका भी कुछ न्यूक्लियाई होगा। अब इस दोनों की जो डिस्टेंस होगी, इसको कहते हैं आयनिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन 2 रेडियाई। कहेंगे आयनिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। इसको कहते हैं ना, 2 न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। और हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ये भी आयन का न्यूक्लियस है, ये भी आयन का न्यूक्लियस है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी निकल के आएगी, उसी को आयनिक रेडियस कहते हैं। अगर हम इसका सेपरेशन कर देते हैं बीच से, तो इसकी ये जो आयनिक रेडियाई निकल के आएगी, कुछ ना कुछ इसकी और कुछ इसकी आयनिक रेडियस निकल के आएगी। तो अब ये आयनिक रेडियस होता क्या है? जो डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का किसी भी आयन से और उसके सेंटर से, मतलब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लेकर के इसकी सेंटर तक किसी भी आयन का जो डिस्टेंस होता है, उसी को आयनिक रेडियस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन डालेंगे, द रेडियस, द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस of the outermost orbit in an atom, in an ion। ठीक, आयन लिखेंगे, in an ion from the center of its nucleus is called आयनिक रेडियस। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आयन के उसकी जो सेंटर की डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से, जैसे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है और उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग आयनिक रेडियस के नाम से जानते हैं।
ठीक, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो छोटा हो जाता है। इसी के कारण जो कैटायन होता है छोटा साइज़ का होता है और एनायन जो होता है बड़ा साइज़ का होता है। तो इसमें सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। आगे देखते हैं इसमें। तो इसका फॉर्मूला जो होता है आयनिक रेडियस का, वो होता है आयनिक रेडियस, जिसे R से डिनोट करते हैं, वो होता है C/Z स्टार। C क्या होता है? ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। C क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी। अभी जो मैंने आप लोगों को कैटायन और एनायन के साइज़ के बारे में बताया ना, उसको भी अभी लिखवाऊंगी, पहले इतना समझ लीजिए। NaLiT और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये होता है, ठीक। और जेड स्टार क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। ये क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। ये एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके 4 टाइप्स होते हैं और कोवैलेंट मेटालिक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू या पीछे जा कर के इसको देख सकते हैं, ठीक। आयनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होता है, हमने 2 आयंस ले लिए, एक कैटायन ले लिए जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एनायन ले लिया, ठीक। कैटायन का जो साइज़ होता है स्मॉल होता है, एनायन का साइज़ बड़ा होता है, अभी मैं बताऊँगी, ठीक। ये जो यहाँ तक कि एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई कहलाएगी। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लेकर के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस हमारी आयनिक रेडियाई कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एन आयन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड द आयनिक रेडियस। इसका फॉर्मूला होता है R=C/Z इफेक्टिव। C क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। Z इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज से आप लिखेंगे कि एटायन, जो कैटायन होता है वो इसका छोटा साइज़ होता है और एनायन का साइज़ बड़ा होता है। इसको मैंने Z इफेक्टिव में भी अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन इसमें एटम्स के टर्म में है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कैटायन होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऑर्बिट थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो अब ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जब ये लूज़ कर देता है तो छोटा साइज़ हो जाता है और कैटायन क्या करता है? यही इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसकी वजह से बड़े साइज़ में हो जाता है। तो इसमें नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। पहला पॉइंट डालेंगे कि व्हेन, जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ ना, आप लोगों को इसको नोट डाउन भी करते हुए चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कैटायन का साइज़ स्मॉल क्यों होता है, एनायन का बड़ा क्यों होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जितनी चीज़ें बताऊँगी उतनी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है। साथ ही साथ सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं ना तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से हो जाने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग मेरी सारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, मेरी सारे टिप्स ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में वीडियो देती हूँ तो अच्छे से कोशिश करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से कवर भी हो जाए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले पहले सब कुछ करा दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ एक दिन में 3 से 4, 5 से 6 वीडियो अपलोड करने की। तो मेरा भी तो नेट लगता है ना, तो नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, तो थोड़ा आप लोग भी समझा करिए, ठीक। तो इसमें लिखेंगे व्हेन एन एटम loses electron, they always become smaller। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो वो छोटा हो जाता है, ठीक। तो दैट इज़ वाई कैटायन इज़ स्मॉलर। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि जो Na पॉजिटिव होता है वो उसका जो सोडियम एटम होता है, Na पॉजिटिव होता है ना, ये कैटायन होता है और इसका साइज़ जो होता है वो कम होता है। तो अगर हम Na पॉजिटिव के इसका बॉन्ड लेंथ की बात करें या रेडियस की बात करें, वो होता है 0.95 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। इसका आयनिक रेडियस, ठीक, इसका आयनिक रेडियस कितना होता है? 0.95 होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें कि जब एटम्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है। व्हेन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन को लेता है, दे ऑलवेज बिकम
दे ऑलवेज बिकम लार्जर। जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो और वो बड़ा बन जाता है। अगर हम क्लोरीन नेगेटिव की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन नेगेटिव की बात करते हैं, तो इसका जो आयनिक रेडियाई आता है वो आता है 181 पिकोमीटर। लेकिन जो पहला जो होता है इसका मतलब अगर हम बात करें जब इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया होता है तब 100 पिकोमीटर होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो 181 पिकोमीटर हो जाता है। होप आप लोगों को आयनिक रेडियाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेसिस पे बनते हैं कि आप लोगों को बताना रहता है कि कैलकुलेट करना रहता है आयनिक रेडियाई का। कोई भी हमारे पास दे देगा, जैसे Na पॉजिटिव दे दिया जाएगा तो उसको कैलकुलेट करना रहता है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार मैं आप लोगों को रफ तरीके से बता देती हूँ, ताकि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे आप लोगों से पूछा जाए। मान लेते हैं कि Na पॉजिटिव हमारे पास दिया है और F नेगेटिव दिया है, इसका आयनिक रेडियस हमें कैलकुलेट करना है और दो चीज़ देगा, कैटायन और एनायन दोनों देगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, Na का कितना होता है 11 होता है और पॉजिटिव भी दिया है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का हमें कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6। फिर उसके बाद हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग कांस्टेंट बताया हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद सिग्मा की जब वैल्यू निकल जाएगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालेंगे। जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास निकल आएगी दोनों के लिए, Na पॉजिटिव के लिए भी और F नेगेटिव के लिए भी, तो हम लोग ये जो रेडियस वाला है आयनिक रेडियस का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया C/Z इफेक्टिव, तो C क्या होता है, C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ से जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू आएगी Na के लिए यहाँ पर लिख देंगे, और इसके लिए जो आएगी F नेगेटिव के लिए ये Na के लिए हो जाएगा, तो F नेगेटिव के लिए भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों के लिए हमें आयनिक रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। होप आप लोगों को ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अगर आपसे किसी तरह से न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया तब आप लोग कर लेंगे। बाकी तो मैंने बताया हुआ कि जो आयनिक रेडियस होता है ये मेटालिक रेडियस से बड़ा होता है, ठीक। अब जो लास्ट हमारा है रेडियस वो है वंडर वॉल रेडियस। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, हेडिंग डालेंगे वंडर वॉल रेडियस, और वंडर वॉल रेडियस सबसे ज़्यादा बड़ा रेडियस होता है और इसकी डिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फोर्थ क्या है, वंडर वॉल रेडियस। ये क्या होता है कि जब दो अलग अलग एटम दिए जाते हैं तो दो अलग अलग एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को वंडर वॉल रेडियस कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग एटम, ये एक एटम का मॉलिक्यूल हो गया जिसमें जुड़े हुए हैं, ठीक, और एक हमारे पास यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों का जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी तो इन दोनों डिस्टेंस को ही वंडर वॉल रेडियस कहते हैं। क्या हो गया ये, वंडर वॉल रेडियस, और दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब एक यहाँ है तो एक उसके बगल में ही होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम belonging to neighboring neighboring molecule of an element in the solid state is known as van der Waal radius of the atom। अब लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसमें क्या रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम। जब ये दो एडजेसेंट एटम होगा उसका जो डिस्टेंस हो गया, दो न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा नेबरिंग एटम होना चाहिए, मतलब एक इधर है तो एक उसके बाजू में होने चाहिए, ठीक। और उसका जो दो निकल के आएगा, इसमें दो क्या कह सकते हैं न्यूक्लियाई, इसका जो दो एटम के न्यूक्लियाई के जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ करेंगे तो वो हमारा
हमारा क्या कहलाएगा, वंडर वॉल रेडियस कहलाएगा। ठीक, तो सिंपली आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वंडर वॉल रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई। होप आप लोगों को ये वंडर वॉल रेडियस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एक चीज़ और आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बीच में डिफरेंस पूछ लिया करता है, तो अब उसको भी देख लेते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का डिफरेंस बताना रहता है, तो एक साइड डालेंगे एटॉमिक रेडियस और दूसरे साइड डालेंगे आयनिक रेडियस। दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन फिर उसका डिफरेंस लिखना होता है, तो 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे, आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, फिर पहला पॉइंट है कि एटॉमिक रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूट्रल एटम। जो एटॉमिक रेडियस होता है, सिर्फ उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, जब न्यूट्रल एटम दिया होता है तभी उससे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम का रेडियस होता है। फिर आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम आयन। आयन से ही पता चल रहा है कि ये आयन का रेडियस होगा, ये न्यूट्रल एटम का रेडियस होता है और ये आयन का रेडियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है can be calculated as the distance from the nucleus of an atom to its boundary of the electron cloud। इसमें कह रहे हैं can be calculated, मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है as the distance from the nuclei of an atom, एटम के न्यूक्लियाई से to its boundary of the electron cloud। मतलब ये एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये इसकी बाउंड्री हो गई इलेक्ट्रॉन जहाँ पर क्लाउड होता है। तो इसको एटॉमिक रेडियस इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि ये एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है, इसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं और इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आयनिक रेडियस में क्या होता है, कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू आयंस अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 न्यूक्लियाई था, उसको डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं और क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 आयंस का अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस के अकॉर्डिंग उसके डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि जो न्यूट्रल एटम होता है ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम साइज। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो न्यूट्रल एटम का ही रेडियस होता है, तो जो न्यूट्रल एटम होगा वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए और सेम साइज का होगा। सो द एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू ईच अदर, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। कैटायन में क्या होता है कि वो स्मॉलर होता है और उसका एटॉमिक रेडियस जो होता है लेस देन दैट ऑफ एनायन, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है। फिर लास्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि डिटरमाइंड कंसीडरिंग न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट। डिटरमाइंड कंसीडरिंग न्यूट्रल गैसियस एटम, मतलब इसको जो डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसे पहचान सकेंगे, तो जो न्यूट्रल गैसियस एटम होता है उसको देखते हैं केमिकल एलिमेंट्स के। लेकिन इसमें क्या होता है, डिटरमाइंड कंसीडरिंग कैटायन एंड एनायन दैट आर इन द आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड में कैटायन और एनायन का यूज़ हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग जो केमिकल एलिमेंट्स में न्यूट्रल गैस एटम होते हैं उसको देखते हैं, लेकिन इसमें कैटायन और एनायन को देखते हैं। होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊँगी, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। तो 2-3 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद 2-3 क्लास और बनेगी, फिर उसके बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सारे लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सके, उसको रिवाइज कर सके और एग्ज़ाम में भी लिख सके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ को बताया है मैंने, पूरा डेफिनेशन बताया, उसका फॉर्मूला बताया है, पूरा डायग्राम सहित सब कुछ अच्छे से बता देती हूँ। अगर आपको सच में अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बताया भी कीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सके। तो शेयर ज़रूर किया करिए।
करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, और अगर आप नए हैं तो अगर और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट करके वो भी पूछ लिया करिए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।